बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, आज हम 10th क्लास की जो न्यू बुक है उस नेशनल बुक फाउंडेशन उसका चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने लगे हैं और इंशाल्लाह इस वीडियो में सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉब्लम यह है कि अ कनकेव मिरर हैज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 15 सेंटीमीटर। A small boy of height 90 centimeter is standing in front of it at 10 centimeter. Find the location, nature and magnification and height of the image. तो डाटा नोट करते हैं जी, फिर स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले स्टेटमेंट में गिवन है कि अ कनकेव मिरर, ये आपने माइंड में रखना है कि ये कनकेव मिरर है। हैज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को रेडियस को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और वो 15 सेंटीमीटर है। उसके बाद अ स्मॉल बॉय ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर। एक स्मॉल बॉय यानी कि ऑब्जेक्ट, स्मॉल बॉय यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? 90 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की हाइट के लिए आपने एच हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो छोटा सा ओ लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट के लिए है। तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी होगी? 90 सेंटीमीटर। ये मैंने साइड पे एक दिया हुआ है, आपकी बुक में भी है ये। उसके बाद इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ इट एट 10 सेंटीमीटर। वो जो स्मॉल बॉय है यानी कि ऑब्जेक्ट है वो कितने डिस्टेंस पर है? वो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो जो इसका डिस्टेंस है ना ऑब्जेक्ट का, इसको आप लिखेंगे डी ओ। डी का मतलब है कि उसका डिस्टेंस कितना है और ओ मीन ऑब्जेक्ट। तो जो स्मॉल बॉय है वो एज ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो कितना है कनकेव मिरर से? वो 10 सेंटीमीटर है। ये तीन चीज़ें हम स्टेटमेंट से लिख चुके हैं। उसके बाद वो कह रहा है फाइंड द लोकेशन। यहाँ पर लोकेशन से मुराद डिस्टेंस ही होगा। लोकेशन यानी कि हम कहते हैं ना किसी चीज़ की लोकेशन किधर है, यानी कि वो डिस्टेंस। अच्छा, लोकेशन, नेचर, मैग्निफिकेशन एंड हाइट ऑफ इमेज, ये जो चारों चीज़ें बतानी है ये इमेज के बारे में बतानी है। वो जो पहले ऑब्जेक्ट था, अब उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है उसके बारे में आपसे चीज़ें पूछी गई हैं। तो लिख लेते हैं। उसने कहा लोकेशन, लोकेशन मीन यानी कि इसको मैंने डी आई लिखा। डी आई से मुराद यानी कि ये है लोकेशन, यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है। और उसके बाद उसने नेचर कहा है तो ये नेचर भी हमने फाइंड करनी है। देन उसने मैग्निफिकेशन कहा है, मैग्निफिकेशन के लिए कैपिटल एम लिखेंगे और हाइट ऑफ इमेज, हाइट के लिए एच और इमेज के लिए आई। ये था जी वो डाटा जो कि स्टेटमेंट में गिवन था। आपने स्टेटमेंट को पढ़ा और डाटा नोट कर लिया। ये साइड पे आपको कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। एफ यूज़ होगा फोकल लेंथ के लिए। इसी तरह एच ओ, एच का मतलब हाइट है और ओ फॉर ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी तरह एच आई से मुराद हाइट ऑफ इमेज और डी ओ से मुराद डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। डी आई और डी का मतलब होगा डिस्टेंस और आई मीन इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर और एम मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर। ये आप क्योंकि भाई स्टार्ट्स में है तो इसलिए आपको बताना ज़रूरी था। जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल्स आगे सॉल्व करते जाएंगे आपको खुद ब खुद ये अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। तो देखें जी, इस प्रॉब्लम में हमारे पास टारगेट जो है वो चार चीज़ों का है। चार चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो पहला जो टारगेट है वो हमारा डी आई है। अब डी आई से मुराद यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो इसके लिए हमारे पास ये देखें, मैंने साइड पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है 1/f इज इक्वल टू 1/do यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस 1/di यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज। इसके थ्रू हम डी आई फाइंड करेंगे। लेकिन ये डी आई फाइंड करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, एक f और एक डी ओ तो देखें आपको स्टेटमेंट में गिवन है वो 10 सेंटीमीटर है, लेकिन f गिवन नहीं है। तो सो आप ये फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास फोकल लेंथ यानी कि f नहीं है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, f हम बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया हो। वो तो ऑलरेडी गिवन है, वो 15 सेंटीमीटर है। तो देखें हम रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि r से कैसे f फाइंड करेंगे। तो बच्चों f जो होती है वो इक्वल होती है r/2, यानी कि आप उसी रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका f का आंसर होगा, यानी कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का आपस में ये रिलेशन होता है। तो r की वैल्यू 15 है, वो ऊपर टॉप पे देखें और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। क्योंकि डाटा सारा सेंटीमीटर्स में है, तो देखें पूरा प्रॉब्लम जो है वो सारा सेंटीमीटर्स में है, तो इसलिए इसको हम कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसी यूनिट्स के साथ हम इसको सॉल्व कर लेंगे।
तो ये जी आपका 7.5 फोकल लेंथ जो है वो आ गया। अब सिंपली हम क्या करेंगे, यही फार्मूला जो मैंने आपको बताया था ये यूज़ करेंगे। फार्मूला हमारे पास ये है 1/f इज़ इक्वल टू 1/d0 प्लस 1/di। तो ये देखें, इसको हमें यहाँ पर देखें di की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमारा पहला टारगेट di था। तो di के साथ जो 1/d और है ये प्लस हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हमने इसको माइनस कर दिया। अब हम क्या करते हैं, ये जो 1/di है इसको इधर लिख लेते हैं, और ये सारी जो साइड है f वाली इसको हम दूसरी तरफ लिख लेते हैं, ठीक है, यानी कि इस तरीके से। अब हम इसमें सिंपली क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब हमारे पास ये देखें 1/di हमने इसी तरह लिखा इज़ इक्वल टू 1/f। f हमने अभी फाइंड किया था 7.5, और माइनस और 1/d जो o है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास 10 गिवन था। तो अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम इसका आ जाएगा 75। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये 75 कैसे आया। सिंपली बच्चे आपने 10 को और 7.5 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये 75 आ जाएगा एलसीएम। फिर 7.5 का टेबल जो है वो 75 पे कितने टाइम जा रहा है, ये देखिए मैंने साइड पे थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको समझाने के लिए किया। उम्मीद है आपको एलसीएम आता होगा, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर समझा दिए कुछ स्टूडेंट्स को जिनको नहीं आता होगा। तो देखें 7.5 का टेबल 75 पे कितने टाइम जा रहा है, तो इसको आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, वो 10 है। तो 10 को जब आप ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, आगे माइनस। फिर 10 का टेबल 75 पे कितने टाइम जाता है, तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं, वो 7.5 है, और 7.5 को ऊपर जो 1 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7.5 आ जाएगा। अदरवाइज़ यूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप देख सकते हैं। जब आप 10 से 7.5 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5, और नीचे 75 एज इट इज़। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, देखें हमने डी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज वो डी नीचे है, तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं। तो क्या करते हैं, डी को ऊपर ले जाएंगे और 1 को नीचे। इसी तरह इसकी जो दूसरी साइड है 2.5/75 इसको भी यानी कि इसका उल्ट कर लेंगे। तो ये कुछ यूँ आ जाएगा कि di/1 इज़ इक्वल टू 75 ऊपर चला जाएगा और 2.5 नीचे आ जाए, जैसे क्योंकि दूसरी साइड भी हमने अपोजिट किया है तो इधर भी कर देंगे। अब आप di/1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और 75 डिवाइडेड बाई 2.5 करें तो ये आपका 30 आंसर आ जाता है, और इस साथ सेंटीमीटर लिख लेंगे जो कि यूनिट स्टेटमेंट में गिवन थे। तो ये आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज आ जाएगा, ठीक है, यानी कि आपकी लोकेशन जो स्टेटमेंट में इसने वर्ड यूज़ किया था, लोकेशन आपने फाइंड कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट था उसमें कहा हुआ था नेचर हम लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद उसने मैग्नीफिकेशन कहा हुआ था। तो मैग्नीफिकेशन का आपके पास ये फार्मूला है, एम मैग्नीफिकेशन यानी कि एम लिखेंगे, और ये इसका आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज आपने अभी ही फाइंड किया, ये देखें ऊपर लिखा हुआ है 30, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आपको स्टेटमेंट में गिवन था 10। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये देखें 10 को आप डिवाइड करेंगे 30 से तो ये 3 आ जाएगा, सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा। तो यूँ भी आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैग्नीफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता। आप कैलकुलेशंस के थ्रू देखें तो दोनों कैंसिल हो गए, सेंटीमीटर तो कुछ भी नहीं रहा, ठीक है, आपने इसके साथ कुछ भी नहीं लिखना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टारगेट था कि उसकी हाइट फाइंड करनी थी एम इसकी। एक दफ़ा देख लेते हैं स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट में उसने कहा था हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज कैसे आपने फाइंड करनी है, ये आप देखें, ये आपके पास एक रेशो बन रही है, ठीक है, हाइट्स एक तरफ और दूसरी तरफ आपने डिस्टेंस लगाना है ऑब्जेक्ट का भी और इमेज का भी, और इस तरफ हाइट्स का भी आपने हाइट जो है ऑब्जेक्ट की भी और इमेज की भी। तो ये फार्मूला आपकी बुक में गिवन है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सिंपली आगे आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको हाइट ऑफ इमेज यानी कि HI फाइंड करना है। तो HI देखें नीचे है, तो यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो देखें हमारे पास ये DI जो इधर लिखा हुआ है ये HO के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और HI जो है ये DO के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। अब हमने क्योंकि HI फाइंड करना है तो ये DO जो है ये इसको हम दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देंगे, तो ये इस तरह डिवाइड हो जाएगा, और आप HI को इस तरफ लिख लेंगे, और ये दूसरी जो वैल्यू है इसको हम दूसरी तरफ लिख लेंगे, यानी कि इस तरीके से। आप सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। DI की वैल्यू आपके पास जो है वो 30 आपने कैलकुलेट की है,
और एच ओ की वैल्यू आपके पास 90 है, ये गिवन थी, और डी ओ की वैल्यू भी आपके पास गिवन थी। आपने सिंपल 10 को मल्टीप्लाई डिवाइड किया इसके साथ 30 के साथ, तो ये 3 आ रहा है, और 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270। अब किसी भी तरीके से ये सिंपल कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो ये आपका हाइट ऑफ इमेज 2 सेंटीमीटर आ जाता है। अब अगर नेचर की बात की जाए तो नेचर जो है वो इमेज की क्या है, इमेज इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये कैसे पता चल गया? आप इन जो वैल्यूज़ आपने सारी फाइंड कर की हैं, इन्हीं से ही आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये आपका जो इमेज है वो रियल है लेकिन इन्वर्टेड है। ठीक है, देखें यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज की कितनी आ रही है, 270, जबकि जो असल ऑब्जेक्ट था ये उसी की इमेज आगे बना था ना। तो ऑब्जेक्ट का देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट का जो हाइट थी वो कितनी थी। या आप दोबारा से मैं एक दफ़ा स्टेटमेंट में आ रहा हूँ, ये आप देखें आपके पास जो ऑब्जेक्ट की हाइट थी वो 90 थी। ठीक है, यानी कि जो स्मॉल बॉय था, ठीक है, आई थिंक स्मॉल बॉय था, उसकी हाइट जो है वो 90 थी, जबकि उसका जो इमेज बना उसकी हाइट कितनी आई, 270। यानी कि देखें कितना ज़्यादा, यानी कि 3 टाइम जो है वो ग्रेटर हो गई। तो ये यहाँ पर हमने मैग्नीफिकेशन भी निकाली थी, मैग्नीफिकेशन से भी हम कह सकते हैं कि ये 3 टाइम उसका इमेज लार्जर हो गया है। ठीक है, ये इमेज का मतलब यही है ये। लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो 90 सेंटीमीटर है और उसी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो 270 है। तो 90 से 270 पे कितने टाइम ये बढ़ गया, 3 टाइम। तो मैग्नीफिकेशन हमें यही बता रही है कि वो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो 3 टाइम मैग्नीफाई हो गया, बड़ा हो गया। तो ये आपका प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ते हैं। अ 5 सेंटीमीटर टॉल लाइटेड कैंडल, एक कैंडल है, इस प्लेस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर। यहाँ पर जो पहले हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया वो कनकेव मिरर था, ये कन्वेक्स है। ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर, फाइंड द लोकेशन, नेचर, मैग्नीफिकेशन एंड हाइट ऑफ द इमेज। तो डाटा नोट करते हैं जी। ऑफ 5 सेंटीमीटर टॉल लाइटेड कैंडल, तो कैंडल यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इज प्लेस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कितने फासले पर वो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, वो कैंडल पड़ा हुआ है। तो आप कह सकते हैं जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर कैंडल है तो वो 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। एंड फ्रॉम दी कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितनी है जी, 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखें आपने फोकल लेंथ माइनस में लेनी है, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है। ये आपकी बुक में टेबल बना हुआ है कि किसके लिए आपने नेगेटिव वैल्यूज़ लेनी है, साइन कन्वेंशन जिनको आप बोलते हैं, और किसके लिए आपने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो कन्वेक्स होगा तो आपने फोकल लेंथ नेगेटिव लेनी है। फाइंड द लोकेशन, नेचर, मैग्नीफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज। तो लोकेशन से मुराद आपने डिस्टेंस फाइंड करना है इमेज का, ठीक है, और उसके बाद आपने नेचर फाइंड करनी है, और मैग्नीफिकेशन यानी कि एम फाइंड करना है, और हाइट ऑफ इमेज यानी कि एच आई फाइंड करनी है। ये था जी आपके पास डाटा। टारगेट इसमें भी 4 चीज़ों का है हमारे पास। तो इस दफ़ा आसान ये है कि इस दफ़ा हम डी आई जो है वो उसी फार्मूले के थ्रू जो ऊपर हमने यूज़ किया है कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस दफ़ा फोकल लेंथ भी आपको गिवन है। ठीक है, पिछले में गिवन नहीं थी, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें जी, सबसे पहला टारगेट है हमारा डी आई। तो ये हमारे पास फार्मूला है जिससे हम फाइंड करेंगे। इसमें सिंपली हमने डी आई फाइंड करना है। ठीक है, जो हमारा के पहला टारगेट है डी आई। तो डी आई फाइंड करना है, तो इसके साथ जो 1/डी ओ है इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, और फिर हम 1/डी आई को इधर लिख लेंगे और वो सारी वैल्यू इस तरफ लिख लेंगे। अब सिंपली यहाँ पर आपने क्या करना है, आगे वैल्यूज़ पुट करनी है। ये देखें 1/एफ की जगह हमने लिख दिया -6, आगे माइनस 1/डी ओ की जगह हमने डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास 12 था, ये गिवन था। नेक्स्ट हमने क्या किया, ये जो माइनस लिखा हुआ है 6 के साथ हम इसको ऊपर लिख लेते हैं -1/6, फिर आगे -1/12। अब सिंपली यहाँ पर आपने एलसीएम लेना है, एलसीएम आ जाएगा 12। मैंने साइड पे ये एलसीएम बताया भी है कैसे लेना है, अदरवाइज उम्मीद है आपको आता होगा। तो ये 6 का टेबल 12 पे 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 को आप ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, साथ माइनस इस तरह लिखना है, फिर नेक्स्ट माइनस, और 12 का टेबल 12 पे 1 टाइम, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा -3, -2 और -1, ये आ जाएगा -3/12। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फाइंड करना है डी आई। तो डी आई को ऊपर ले जाएं, 1 को नीचे ले आएँ,
जब आपने इस तरफ इसका उल्ट किया तो दूसरी तरफ भी आपको यही करना पड़ेगा। 12/3 हो जाएगा और माइनस को आपने इसी तरह शुरू में ही लिख देना है, ठीक है। और आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये डी आई इसी तरह आ जाएगा और 3 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा सेंटीमीटर, माइनस को इसी तरह लिखेंगे तो ये आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है वो -4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर माइनस भी अगेन ये बता रहा है कि आपका जो मिरर है वो कन्वेक्स मिरर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टारगेट था वो नेचर थी। नेचर बाद में बताता हूँ, इससे पहले हम मैग्नीफिकेशन फाइंड कर लेते हैं। तो मैग्नीफिकेशन का लिए आपके पास ये फार्मूला है, आप ऑलरेडी पिछले न्यूमेरिकल्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके साथ आपने माइनस लगाना है क्योंकि कन्वेक्स मिरर है। तो सिंपली यहाँ पर माइनस एज इट इज़ शुरू में लिखेंगे और डी आई की वैल्यू आपके पास -4 है और डी ओ की वैल्यू आपके पास 12 है। माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा और 4 को आप 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.333 जो आपकी मैग्नीफिकेशन आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आपने हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी थी। तो हाइट ऑफ इमेज ये अगेन फार्मूला आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके साथ आपने जस्ट माइनस लगाना है क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। तो यहाँ से आपने अगर हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है तो अगेन आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो नीचे डी आई है ये एच ओ के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस तरफ जो एच आई है ये डी ओ के साथ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस इसी तरह लिख देंगे। अब आपने एच आई फाइंड करना है तो ये डी ओ जो है ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा और माइनस को भी हम दूसरी तरफ भेज देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये एच आई को हम इधर लिख लेते हैं और वो सारी वैल्यू हम इधर लिख लेते हैं। हम सिंपली यहाँ से, उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा, इसलिए मैंने इतना ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लगाया। और देखें आप नेक्स्ट माइनस को एज इट इज़ लिखेंगे और डी आई की वैल्यू आपके पास -4 है और एच ओ की वैल्यू आपके पास 5 है और डी ओ की वैल्यू आपके पास 12 है। माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20/12 दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 1.67 सेंटीमीटर ये हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी। और जहाँ तक नेक्स्ट नेचर की बात है तो नेचर यहाँ पर इमेज इज़ वर्चुअल, इरेक्ट, डायमिनिश्ड एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। देखें एक तो हमें जो हमारे पास जो मिरर था वो कन्वेक्स था, सो दैट्स वाई कन्वेक्स मिरर होने की वजह से जो इमेज है वो वर्चुअल इरेक्ट बनेगा। और यहाँ पे जो डायमिनिश्ड लिखा हुआ है इसका मतलब ये होता है कम हो जाना। तो आप स्टेटमेंट जो वैल्यूज़ आपने निकाली हैं इनसे देख सकते हैं कि क्या वाकई उसका इमेज कम हो गया कि नहीं। यहाँ पर मैंने आसान अल्फाज में लिख दिया स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं डायमिनिश्ड का मतलब होता है कम, तो क्या देखते हैं वाकई इमेज का साइज़ कम हुआ है कि नहीं। वैसे असल ऑब्जेक्ट का देखते हैं हाइट कितनी थी। तो हम स्टेटमेंट पे दोबारा से जा रहे हैं जहाँ पे डाटा हमने नोट किया हुआ है। तो हमारे पास जो हाइट थी ऑब्जेक्ट की वो 5 सेंटीमीटर थी, जो असल में ऑब्जेक्ट था उसकी हाइट 5 सेंटीमीटर ही, लेकिन उसके आगे जो इमेज बन रहा है उसकी हाइट हमारे पास कितनी है, ये 5 आपने याद रखना है ऑब्जेक्ट का हाइट है। और इमेज की हाइट हमारे पास जो आई है वो हम देख लेते हैं कितनी है। इमेज की हाइट हमारे पास 1.67, आप खुद देखें 5 से 1.67, तो ये वाकई डायमिनिश्ड यानी कि स्मॉलर हो गई है। तो ये आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी 3, इसमें क्या कहा गया ये पढ़ लेते हैं सारा। अ गर्ल इज स्टैंडिंग नियर अ कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, वेयर शुड शी स्टैंड टू गेट रियल इन्वर्टेड 3 टाइम्स इन लार्ज इमेज। इसके बाद बी पार्ट है वर्चुअल इरेक्ट एंड 2 टाइम्स डायमिनिश्ड इमेज। तो दोबारा से देखें स्टेटमेंट में उसने कहा जी कि अगर ली स्टैंडिंग नियर अ कन्वर्जिंग मिरर, यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं कनकेव मिरर को ही, ठीक है। तो इसका मतलब है ये कनकेव मिरर वाला प्रॉब्लम है, ठीक है। कन्वर्जिंग मिरर उसी को ही बोलते हैं। तो अ फोकल लेंथ कितनी गिवन है जी, डाटा नोट करते हैं 15 सेंटीमीटर। देखें मैंने इसको पॉजिटिव ही लिया है क्योंकि कन्वर्जिंग मिरर कनकेव मिरर को ही बोलते हैं। अच्छा, वेयर शुड शी स्टैंड टू गेट, वो जो गर्ल है वो कहते हैं उसे कितने फासले पे खड़ा होना चाहिए, यानी कि गर्ल एज अ ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पे फासला पूछ रहा है। तो ये आ जाएगा डी ओ, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वो कह रहा है कितना होना चाहिए कि इतने फासले पर हो। कि उसने आगे 2 ऑप्शन दिए हैं कि उसका जो इमेज है वो ए पार्ट में वो कह रहा है कि रियल हो, इन्वर्टेड हो और 3 टाइम्स इनलार्ज्ड होना चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो है वो जितना भी ऑब्जेक्ट का साइज़ है उससे 3 गुना यानी कि ज़्यादा होना चाहिए।
इसी तरह बी पार्ट में वो कह रहा है कि वर्चुअल इरेक्ट बने और 2 टाइम्स डायमिनिश्ड इमेज यानी कि 2 टाइम्स यानी कि 2 गुना कम हो जाए। तो देखते हैं जो आपको ये दो चीज़ें मैंने डाटे में लिखी ये उम्मीद है आपको समझ आई होंगी। 15 सेंटीमीटर आपकी फोकल लेंथ है और वेयर शुड ही स्टैंड, इससे हमें समझ आया कि वो पूछ रहा है कि डिस्टेंस वो उस ऑब्जेक्ट को कहाँ पे खड़ा होना चाहिए, कब। दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि ये जो मैंने लिखी इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है। एच आई से मुराद है एमएज, ठीक है, एमएज की हाइट। वो कहता है कि एमएज की हाइट कितनी हो, 3 टाइम्स इन लार्ज उसने कहा था, यानी कि 3 साथ मैंने लिख दिया एच ओ। इससे मुराद ये है कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, यानी कि जितनी भी हाइट है ऑब्जेक्ट की उसको आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि फिर जो आंसर आएगा वो आपका एमएज की, यानी कि एमएज सपोज कर लें हाइट में कह देता हूँ ऑब्जेक्ट की जो है वो 5 है। तो अब 5 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एमएज की हाइट कितनी आएगी, वो 15 आ जाएगी। देखें इस तरह इनलार्ज हो जाएगी वो। यहाँ से आगे फिर आपने क्या किया, आप 3 के साथ जो लिखा हुआ है ना एच ओ, इसको आप दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देंगे तो एच आई ओवर एच ओ इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये आपका ए पार्ट है विद कंडीशन उसने लगाई हुई थी। अब बी पार्ट में भी आपने उसी की डिस्टेंस ही फाइंड करना है, डी ओ, क्योंकि उसने कहा था कि वेयर शुड ही स्टैंड, ये डी ओ उस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। लेकिन इसके साथ कंडीशन अब चेंज है। कंडीशन ये है कि एच आई इज इक्वल टू एच ओ ओवर 2। इसका मतलब ये है उसने कहा था 2 टाइम डेमिनिश्ड एम इज, यानी कि एम डेमिनिश्ड का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कम हो जाए, 2 टाइम कम हो जाए, यानी कि जो असल में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है एच ओ उसको आपने 2 से डिवाइड कर देना, इस तरह वो 2 टाइम कम हो जाएगा। अब आपने क्या किया, 2 को एच आई की जगह ले जाते हैं और एच आई को इधर नीचे ले आएंगे तो ये आपके पास 2 वैल्यूज़ बन जाती हैं। ये कंडीशंस हैं। अब सॉल्व करते हैं जी प्रॉब्लम को। पार्ट ए जो है उसको सॉल्व करते हैं। पार्ट 8 में अगर देखा जाए तो आपने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, कि उसे कहाँ पे खड़ा होना चाहिए। तो उसके लिए आपके पास जो फार्मूला लगाएंगे, लेकिन उस फार्मूले में आपको कुछ वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, तो इसलिए हम पहले फाइंड करने लगे। ये आप देखते जाएँ फिर आपको उम्मीद है कि आसानी से समझ आ जाएगी। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि एच ओ ओवर एच आई इज इक्वल, यानी कि हाइट्स की रेशो बनानी है फिर डिस्टेंस की रेशो बनानी है। क्यों बना रहे हैं ये आपको भी थोड़ी देर तक समझ आ जाएगी। अच्छा यहाँ पर देखें एच ओ ओवर एच आई की जगह मैंने 1/3 लिखा है। कैसे, क्योंकि साइड पे देखें एच आई ओवर एच ओ की वैल्यू हमारे पास 3 थी, ये ऊपर देख लें आप। इसको हमने क्या किया, क्योंकि हमारे पास एच ओ ऊपर है और एच आई नीचे है, तो इधर भी हमने इसको जो है ना एच आई को नीचे कर दिया और एच ओ को ऊपर ले गए, फिर हमने 3/1 को भी 1/3 कर दिया। तो ये वैल्यू यहाँ पर मैंने क्या की, पुट कर दी। अब इसको सिंपली आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, डी आई मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से तो ये डी आई आ जाएगा, 3 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा डी ओ से, तो ये आपके पास डी आई की वैल्यू आ जाती है 3 डी ओ। ये निकालने का मकसद क्या था, असल में हमने जो है वो निकालना था डी ओ, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब हमारे पास ये फार्मूला है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो हम क्या करते हैं, आप देखते जाएँ आपको समझ आ जाएगी। ये हमने 1/f को एज इट इज़ लिखा, 1/d_o इसी तरह लिखा, प्लस 1/di की जगह हमने क्या लिख दिया, ये ऊपर सबसे देखें हमने निकाली थी di की वैल्यू 3do, तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ये आ जाएगा 3do, do से कैंसिल होगा तो 3 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, इसी तरह ये 1 आ जाएगा तो ये 4/3do। और यहाँ पर हमने do फाइंड करना है ना, अब यहाँ से ये हमारा do आएगा। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3do मल्टीप्लाई होगा 1 से और f मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से। तो अब do की वैल्यू में चाहिए तो 3 इधर जाके हम डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास 4 को एज इट इज़ लिखेंगे, f हमारे पास 15 गिवन थी और 3 एज इट इज़ 3 को इस तरह आपस में सॉल्व किया 15 के साथ, तो ये 4 5 20 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड हुआ। लेकिन देखें डायरेक्ट फाइंड नहीं हुआ, स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें हमें चाहिए थी वो पहले हमने फाइंड की, देन हमने फार्मूला लगाया और हमारा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड हुआ। अब इसी तरह नेक्स्ट हम ये बता देंगे कि जो नेचर है उसकी वो क्या है, वो वर्चुअल है, इरेक्ट है, डायमिनिश्ड इमेज आया हमारे पास। और बल्कि ये मैं आपको ये पॉइंट जो बताने जा रहा हूँ ये आप पहले एक दफ़ा देख लें ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। जो बी पार्ट है, बी पार्ट में उसने कहा था कि वर्चुअल इरेक्ट एंड 2 टाइम्स डायमिनिश्ड इमेज। पहली बात यह है कि वर्चुअल या इरेक्ट इमेज कन्वर्जिंग या कनकेव मिरर से नहीं बन सकता, क्योंकि स्टेटमेंट में उसने कहा था कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर से मुराद होती है कनकेव।
तो कनकेव मिरर तो वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज नहीं बनाता, सो इसलिए हम लास्ट पे बी पार्ट यहाँ पर इसकी भी वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम स्टेटमेंट के थ्रू ये बता देंगे कि वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज कैन नॉट बी फॉर्म बाय यूजिंग कन्वर्जिंग मिरर। अदरवाइज़ कुछ वैल्यूज़ को चेंज करके हम फाइंड कर सकते थे, लेकिन ज़रूरत नहीं है फाइंड करने की। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। लाइट रे इंटर फ्रॉम एयर टू वाटर, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है n इज इक्वल टू 4/3 एट एंगल ऑफ इंसिडेंस 30, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन वाटर इफ द लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम वाटर टू एयर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 40, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन एयर। तो देखें जी, डाटा नोट करते हैं। इस प्रॉब्लम में एक्चुअली 2 पार्ट बना देते हैं, ठीक है, 2 पार्ट बनेंगे और ये बहुत ईजी है। वैसे आप परेशान हो रहे होंगे, तो देखते जाए आप कैसे सॉल्व करते हैं हम इसको। उसने कहा है जी लाइट रे इंटर फ्रॉम एयर टू वाटर। हमारे पास यहाँ पर 2 केस हैं, एक दफ़ा उसने कहा हुआ एयर टू वाटर और एक दफ़ा उसने कहा है वाटर टू एयर। सो हम 2 केस बनाते हैं। पहला केस हमारे पास होगा, चलें डाटा नोट करते हैं जी, कि उसने कहा लाइट रे इंटर फ्रॉम एयर टू वाटर और n की वैल्यू कितनी है 4/3। ये हमने लिख लिया जी, n की वैल्यू 4/3 और 4/3 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.33। मैंने इसको n1 कहा, क्यों कहा ये आपको भी समझ आ जाएगा। फिर उसने क्या कहा जी कि एट एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है वो, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चों आपको पता होना चाहिए, आप उसको इस तरीके से आई से यानी कि डिनोट कर देते हैं, ये 30 है। इसके साथ भी मैंने 1 लिख दिया, ये आपको भी आसानी से समझ आ जाएगा। फिर उसने कहा जी फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन वाटर, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपने फाइंड करना है, ये आपने R1 इज इक्वल टू फाइंड करना है। ये चीज़ें उसने स्टेटमेंट में गिवन की हुई थी, इसको मैं केस 1 बोल रहा हूँ। अब आगे आप देखते जाएं। फिर उसने कहा जी कि इफ़ द लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम वाटर टू एयर, उसने अपोजिट कर दिया। पहले उसने दिया हुआ था जी एयर टू वाटर, वो था 4/3, और जब उसने कहा ना कि अब लाइट इंटर होगी वाटर टू एयर, तो वाटर टू एयर हम क्या करेंगे, हम n2 लिखेंगे और उसी को 4/3 को 3/4 बना लेंगे और डिवाइड करेंगे तो ये 0.75 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में उसने कहा क्या था कि एट एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 40, इसके लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस उसने दिया हुआ है वो 40 है, और साथ उसने कहा था जी कि फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन वाटर, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपने फाइंड करना है। ये देखें, अब शायद उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि ये 2 केस बन रहे हैं। एक केस है वाटर टू एयर वाला और एक जो है एयर टू वाटर है, ठीक है। तो ये इस तरह 2 केस बन जाते हैं। ये बहुत ईजी है, आप सोल्यूशन की तरफ अभी आएँ तो ये आपके पास फार्मूला है जी n इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। तो जब आप क्या करते हैं, आपने चूंकि दोनों में देखा जाए तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है, तो आर फाइंड करना है, तो इसलिए हम क्या करते हैं साइन आर को ऊपर ले जाते हैं और एन को इधर नीचे ले आते हैं, आपस में जगह चेंज कर लेते हैं। और हम क्या करते हैं केस 1 पहले बना के सॉल्व कर रहे हैं। जब आप 1 सॉल्व करेंगे, 1 हमारे पास केस है एयर टू वाटर वाला, तो हम दोनों आर के साथ हमने 1 लिख दिया, आई के साथ भी 1 लिख दिया और एन के साथ भी 1 लिख दिया। ये हमारा केस 1 है, तो इसको हम 1 1 बना लेते हैं। अब बहुत सिंपल है, देखें साइन R1 इसी तरह लिखेंगे। साइन आई की वैल्यू आपके पास ऊपर गिवन थी I1 वाली 30 है और N1 आपके पास 1.33 है, और साइन 30 की वैल्यू होती है 0.5 डिवाइडेड बाय 1.3। इसी तरह लिखेंगे, दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.375। अब आपको R1 की वैल्यू चाहिए, तो साइन को इस तरफ आप ले आएंगे तो साइन इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, तो इधर रह जाएगा R1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.375। कैलकुलेटर पे आप लेंगे शिफ्ट साइन, तो आपका साइन इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 22 डिग्री। ये R1 फाइंड हो गया। अब इसी तरह केस 2 है हमारा वाटर टू एयर। पहले एयर टू वाटर हम कह रहे थे, अब वाटर टू एयर है। फार्मूला वही है, जस्ट आपने साइन आर जहाँ पे 1 लिखा था, अब तीनों के साथ आप 2 लिख देंगे। अब आपने क्या करना है, साइन R2 इसी तरह लेगा और साइन I2 वैल्यू 40 गिवन है, N2 की वैल्यू भी गिवन है 0.75, साइन 40 की वैल्यू होती है 0.64। दोनों को आपस में आप डिवाइड करेंगे सिंपल, तो ये आ जाएगा 0.853, और साइन को इधर जाके इन्वर्स करेंगे तो ये जब आप इसका इन्वर्स लेंगे तो ये 58.5, तो ये आपका R2 फाइंड हो जाएगा। बहुत ईजी था जी बच्चों प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 क्या है जी हमारे पास के लाइट रे इज इंसिडेंस फ्रॉम कोर। कोर की वैल्यू दी हुई है जी आपके पास, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू 1.42 टू क्लैडिंग
ये भी दिया हुआ है n इज इक्वल टू 1.33 ऑन कोर क्लैडिंग इंटरफेस फाइंड द मिनिमम एंगल एट विच टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस। बहुत ईजी है, मैं सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखें आपके पास दो n की वैल्यू गिवन है, तो जो कोर की है उसको हम लिख लेंगे n1 इज इक्वल टू 1.42 और जो क्लैडिंग वाली है इसको हम कह देते हैं n2 और ये है 1.33 और फाइंड द मिनिमम एंगल। तो एंगल के लिए थीटा आपने फाइंड करना है। तो ये बहुत सिंपल है, आपने ये फार्मूला लगाना है साइन थीटा इज इक्वल टू n2 ओवर n1। ये आपकी बुक में गिवन है। ये जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है तो तब ये जो है ना आप 90 के एंगल पे होती है, तो ये आपका फार्मूला बनता है, आपकी बुक में गिवन भी है ये वाली इक्वेशंस। सिंपल इसमें आप क्या करेंगे, साइन थीटा इसी तरह लिखेंगे। n2 की वैल्यू आपके पास 1.33 है और n1 की है 1.42, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.936 आ जाएगा। आपको थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन को इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा और साइन इन्वर्स लेंगे 0.936 का, तो ये 69.4 डिग्री ये आपका एंगल आ जाएगा। बस ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ये बहुत ईजी था। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6 है जी कि अब बॉय इज़ लुकिंग एट अ पेन थ्रू अ कनकेव लेंस। ठीक है, एक बॉय जो है वो एक पेन को देख रहा है थ्रू कनकेव लेंस। और फोकल लेंथ उसकी कितनी है 10 सेंटीमीटर। ये लेंस हैं, अब पहले जो हम पढ़ रहे थे वो मिरर थे, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। इसी तरह कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, व्हाट इज़ पावर ऑफ लेंस, पेन इज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव लेंस, फाइंड द लोकेशन नेचर ऑफ द इमेज। तो चलें जी डाटा नोट करते हैं, फिर उम्मीद है आपको ज़्यादा इस तरह समझ आती है। अब बॉय इज लुकिंग एट अ पेन थ्रू अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितनी है जी कनकेव लेंस की, फोकल लेंथ है जी 10 सेंटीमीटर। देखें जब कनकेव लेंस होता है ना तो उसके साथ फिर आपने माइनस में लेना होता है, और यहाँ पर कन्वेक्स लेंस की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। तो ये आप बुक में देखें, आपको पता चल जाएगा किसके लिए पॉजिटिव है किसके लिए नेगेटिव है। और एक और भी बात बता दूं, जब आप पावर निकालते हैं तो तब आपने फोकल लेंथ को हमेशा मीटर में रखना है। ठीक है, चलें बताता हूँ, ये आप देखें पहले। फोकल लेंथ आपको गिवन है जी 10, इसके साथ आपने माइनस क्यों लगाया, कनकेव लेंस की वजह से। अब सेंटीमीटर से हम मीटर में जा रहे हैं तो आपने सिंपल माइनस को इसी तरह लिखना है, 10 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो ये माइनस 0.1 मीटर। अब आप सोच रहे होंगे इसको मीटर में हमने क्यों कन्वर्ट किया है। देखिए अगला हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ पावर ऑफ लेंस। तो बच्चों आप अपनी बुक में देखें, जब भी हम पावर फाइंड करते हैं तो पावर का जो फार्मूला होता है वो 1 आवर फोकल लेंथ, लेकिन फोकल लेंथ वहाँ पे मीटर में लेनी है हमेशा, इसलिए हमने इसको चेंज किया। बुक में जाके फार्मूला देखें तो आपको फिर सही समझ आ जाएगी। तो इसलिए मीटर में हमें चाहिए होती है, तो हमने फाइंड करना है। फिर उसके बाद उसने कहा है पेन इज़ एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दी कनकेव लेंस, यानी कि पेन हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कितने फासले पर है 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट के लिए हम लिखते हैं डी, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, बाकी कोई चीज़ सेंटीमीटर से मीटर में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पावर के लिए हम फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद फाइंड द लोकेशन एंड नेचर ऑफ इमेज। तो लोकेशन के लिए मैंने आपको कहा हुआ है ये डिस्टेंस होता है इमेज का, और आपने नेचर बतानी है, तो ये सारा डाटा आपको गिवन था। बहुत सिंपल है, 3 टारगेट है हमारे पास। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, पावर फाइंड करेंगे। तो पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू 1 ओवर एफ, लेकिन यहाँ पर जो F है ये आपके पास हमेशा याद रख लें, जब आप पावर फाइंड कर रहे हैं तो फोकल लेंथ आपकी मीटर में होनी चाहिए, इसलिए हमने भी इसको पहले कन्वर्ट किया था। तो अब 1 ओवर माइनस 0.1, तो आप जब माइनस को इसी तरह लिख दें साथ, 1 ओवर 0.1 डिवाइड करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। बच्चे पावर का यूनिट ये मैंने D लिखा हुआ है, D का मतलब होता है डायोप्टर, यही पावर का यूनिट है। ठीक है, तो ये आपकी बुक में सिर्फ 10 लिखा हुआ है, तो आपने माइनस लिखना है साथ। ठीक है, तो माइनस आ रहा है। अब उसके बाद आपने नेक्स्ट टारगेट आपका क्या है जी, कि डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज के लिए आप ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज आपने फाइंड करना है, तो ये जो 1 ओवर डी ओ है इसको आप दूसरी तरफ लेके जाएँ, माइनस हो जाएगा, और 1 ओवर डी आई को इधर लिख लें और इस सारे को आपने इस तरफ लिख लेना है। अब सिंपल यहाँ पर आपने क्या किया, 1 ओवर एफ़ की वैल्यू आपके पास -10 है, आगे -1 ओवर डी ओ की वैल्यू 10 है। नेक्स्ट स्टेप में आपने माइनस को जस्ट ऊपर ले गए, -1 ओवर 10 -1/10, तो ये एलसीएम ले लें, ये 10 आ जाएगा, और ये -1 उम्मीद है ये आपको आता होगा, -2 ओवर 10। दोनों को आप देखें, आपको डी आई की वैल्यू चाहिए, डी आई तो नीचे है, इसको आप ऊपर कैसे लेके जाएंगे, उल्ट कर दें, डी आई को ऊपर ले जाएं, 1 को नीचे लें, इस तरह इधर भी आप 10 को ऊपर ले जाएं, 2 को नीचे लें, माइनस को इसी तरह लिख दें शुरू में ही। ठीक है, अब आपका क्या होगा, डी आई इधर, तो 1 को नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप 2 को 10 से डिवाइड किया तो ये माइनस को इसी तरह लिखेंगे, 5 आ जाएगा सेंटीमीटर, ये आपका
कंप्लीट हो जाता है। अब नेचर क्या है, इमेज इज़ वर्चुअल, इरेक्ट एंड डायमिनिश्ड, यानी कि यहाँ पर जो कनकेव लेंस होता है वो जो है ना इमेज कैसे बनाता है, वो वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट बनाता है। डायमिनिश्ड का मतलब होता है कम हो जाना। देखें यहाँ पर वाकई इमेज का जो हाइट है क्या वो वाकई ही कम होगी है या नहीं, या आप डिस्टेंस भी उसका कह सकते हैं। तो देखें जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था वो कितना था, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, वो जो गिवन था, या आप इसके थ्रू हाइट भी देख सकते हैं। इसी तरह जो आपके पास इमेज का जो डिस्टेंस आया है वो कितना है, वैसे ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, और जो इमेज का डिस्टेंस है वो 10 से कहाँ पर पहुँच गया जी, वो देखें अगर आप, तो इमेज का डिस्टेंस -5 सेंटीमीटर, तो 10 से माइनस पे आ जाना यानी कि कम हो जाना, तो इसलिए हम इसको नेचर भी फिर हमने कहा जी कि ये डायमिनिश्ड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी 7, कंसिडर अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पावर ऑफ लेंसेज। तो डाटा नोट करते हैं जी, उसने कहा कंसिडर अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखें यहाँ पर आपने कन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, आप मैं सोच रहे होंगे कि जी हमने तो कन्वेक्स है, हमने माइनस में क्यों नहीं लिया, कन्वेक्स लेंस है ये, तो यहाँ पर आप फोकल लेंथ पॉजिटिव कंसिडर करेंगे 10 सेंटीमीटर। तो देखें आपने क्योंकि इस प्रॉब्लम में भी पावर्स फाइंड करने, इसलिए आपने फोकल लेंथ को चेंज करना है मीटर में, आप 10 को डिवाइड करेंगे 100 से तो ये 0.1 मीटर आ जाएगा। अच्छा, इसको मैंने F1 इसलिए कहा हुआ था क्योंकि दूसरी भी फोकल लेंथ गिवन है तो उसको हम F2 कहेंगे। तो कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, इसकी कितनी कनकेव लेंस है ये, तो इसकी हम फोकल लेंथ F2 कहेंगे, लेकिन ये माइनस में लेनी है आपने। इसको भी आप 100 से डिवाइड करेंगे तो ये -0.15 मीटर, ये आपकी दोनों फोकल लेंथ कन्वर्ट हो जाती है मीटर्स में। फाइंड द पावर ऑफ लेंसेज, तो आपका मतलब ये है कि उसने P1 फाइंड करना है और P2, ये कैसे पता चला, उसने देखें कहा हुआ फाइंड द पावर ऑफ लेंसेज। लेंस आपके पास यहाँ पर दो हैं, एक कन्वेक्स लेंस है और एक कनकेव लेंस है। तो 1 यूज़ कर रहे हैं हम कन्वेक्स लेंस के लिए और 2 यूज़ कर रहे हैं हम कनकेव लेंस के लिए, तो ये पावर्स फाइंड करनी है, ठीक हो गया। आप देखें पावर का हमारे पास ये सिंपल फार्मूला होता है, P इज इक्वल टू 1/f। तो जब हम 1 की बात करें, 1 मीन यानी कि हम यहाँ पर 1 किसके लिए यूज़ किया था, कन्वेक्स लेंस के लिए। तो जब हम पावर फाइंड करने लगे हैं कन्वेक्स लेंस की, तो फोकल लेंथ भी 1 यानी कि वही लेनी है, दोनों के साथ 1 1 लिखना है। अब 1/f1 की वैल्यू आपके पास 0.1 है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये 10 आ जाएगा और पावर का यूनिट डायोप्टर है। इसी तरह आपने इसी फार्मूले में जहाँ पे 1 1 लिखा था इधर 2 2 लिख देंगे तो ये बात हो जाएगी कनकेव लेंस की। तो यहाँ पर आपने क्या किया, 1/f2 की वैल्यू -0.15 है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो -6.67, और साथ इसका पावर का यूनिट डायोप्टर है तो d लिख देंगे, तो ये आपकी पावर्स फाइंड हो जाती हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका प्रॉब्लम है जी इसमें कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फ्रॉम कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 10 डायोप्टर, फ्रॉम वेयर एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड टू गेट 3 टाइम्स रियल इमेज 3 टाइम वर्चुअल इमेज। अगेन यानी कि आपने इसमें भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड करना है, लेकिन 2 कंडीशंस के साथ। तो डाटा नोट करते हैं जी, डाटा क्या है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फ्रॉम कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 10 डायोप्टर, पावर कितनी है 10 डायोप्टर, फ्रॉम वेयर एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, फ्रॉम वेयर एन ऑब्जेक्ट, फ्रॉम वेयर ये बताता है कि वो कितने फासले पर है वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के लिए हम लिखते हैं d, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमने फाइंड करना है, लेकिन 2 कंडीशंस के साथ, यानी कि 2 डिस्टेंस फाइंड करने हैं अलग अलग। तो ए पार्ट है इसमें, वो कहता है कि आप डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को कहाँ पर होना चाहिए, कब, जब 3 टाइम्स रियल इमेज बने, यानी कि जो आपका इमेज बनेगा यानी कि HI वो 3 टाइम होगा किसके, ऑब्जेक्ट के इमेज के, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं ऑब्जेक्ट की हाइट के, ठीक है। तो इस तरह आपने कहा जी कि HI यानी कि जो हाइट है इमेज की, वो आंसर उसका 3 टाइम आना चाहिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है उससे 3 गुना ज़्यादा। तो इसमें आपने क्या किया, HO जो लिखा हुआ है 3 के साथ, इसको आप दूसरी तरफ डिवाइड करेंगे तो HI/HO इज इक्वल टू 3 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह फिर आपने अगेन बी पार्ट में अगेन वही फ्रॉम वेयर एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, आपने डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ही फाइंड करना है, लेकिन कंडीशन क्या है कि 3 टाइम्स वर्चुअल इमेज बने। तो जो आपका हाइट ऑफ इमेज है वो कह रहा है कि -3
यानी कि आप माइनस लगा देंगे क्योंकि वर्चुअल इमेज की बात हुई है, बाकी वही आ जाएगा। उसी तरह आपने एच ओ को इधर जाके डिवाइड किया तो एच आई और एच ओ इज इक्वल टू -3 के आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। लेकिन बच्चों आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट में जब भी हम फार्मूला यूज़ करते हैं उसमें उसमें फोकल लेंथ भी होती है 1/f इज इक्वल टू 1/do प्लस 1/di। तो आपने वहाँ पे दो चीज़ें, फोकल लेंथ तो आपको पता होना चाहिए और उसके साथ साथ आपको डिस्टेंस ऑफ इमेज भी पता होना चाहिए जो स्टार्ट में फार्मूला शुरू से पढ़ रहे हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम में हमारे पास फोकल लेंथ नहीं है। तो फोकल लेंथ बहुत आसान है, आप पावर से भी फाइंड कर सकते हैं, ये पावर का फार्मूला है। तो पहले हम वैल्यूज़ फाइंड करते हैं जो हमारे पास फार्मूले में चाहिए होंगी, फिर हम फार्मूला लगा के वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो देखें P इज इक्वल टू 1/f, तो यहाँ पर F और P आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, तो F उसकी जगह P इसकी जगह। अब सिंपल आप क्या करेंगे 1/p, P की वैल्यू आपके पास कितनी है जी 10 है, ठीक है। तो आपने क्या किया 1/10 दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये 0.1 मीटर आ जाएगी फोकल लेंथ। लेकिन आपने आगे जो प्रॉब्लम करना है उसमें आपने डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करना है, तो लिहाजा हम फोकल लेंथ को मीटर से दोबारा से कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पावर तो नहीं फाइंड करनी। तो पावर के लिए हमने उसने मीटर का देखो पावर से के थ्रू हमने निकाला है फोकल लेंथ, इसलिए हमारा आंसर मीटर में आएगा। लेकिन इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो ये 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये आपका 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आपके पास फोकल लेंथ आ गई है, लेकिन फार्मूले में तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, यानी कि एक फोकल लेंथ थी 1/f, फिर इसी तरह 1/do और 1/di। आपने do फाइंड करना है तो f पता होना चाहिए और di पता होना चाहिए। f तो आपने मालूम कर लिया, लेकिन di जो है आपको नहीं मालूम, तो ये इस फार्मूले के थ्रू आप फाइंड कर लेंगे। आपने di फाइंड, पहले तो आप देख लें कि h/hi की जगह मैंने लिख दिया 1/3 क्योंकि ये चीज़ गिवन थी। हम ए पार्ट सॉल्व करें, लिहाजा HI/HO की वैल्यू आपने वो ऊपर वाली यूज़ करनी है 3। लेकिन ये इसमें देखें हमारे पास जो गिवन है वो HI/HO है, जबकि जो हमने पुट करनी है वो HO ऊपर है और HI नीचे है। तो लिहाजा इसको अपोजिट करेंगे, तो जैसे आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो वो 1/3 बन जाएगी। तो लिहाजा आपने वहाँ पर यहाँ पर 1/3 किया, बाकी इसी तरह d/di, फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, di इज इक्वल टू 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 3do, और नेक्स्ट फिर आपके पास आप देखें फोकल लेंथ भी है और di भी है, देन आप ये फार्मूला यूज़ करें। इसलिए मैं आपको ये वैल्यूज़ फाइंड करवा रहा था ताकि आप इस फार्मूले के थ्रू फिर do फाइंड कर सकें। अब आपने क्या किया 1/f इसी तरह लिखा 1/do प्लस di की वैल्यू आपके पास आपने देखें वो ऊपर फाइंड की हुई 3do, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3 + 1। उम्मीद है बच्चों आपको यहाँ से समझ आई होगी, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो भी लेंथी ना हो, आपको समझ भी आ जाए। तो ये 4/3do आ गया। अब आपने क्या किया इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3do और 4f, फिर आपके पास do की वैल्यू आपको चाहिए तो 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। आप 4 और f की वैल्यू आपके पास 10 है और 3 करेंगे तो 10 × 4 40/3 करेंगे तो ये आपके पास 13.3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपने डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड किया, लेकिन कब, जब वो उसका इमेज जो है वो 3 टाइम यानी कि लार्जर बने। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह हमने नेक्स्ट पार्ट भी फाइंड करना है, उसमें हमने क्या करना था मैं एक दफ़ा देख लेते हैं बच्चे कि 3 टाइम्स वर्चुअल इमेज बने। ठीक है, तो यही सारे कुछ फार्मूला होगा, जस्ट आपने यहाँ पर जो HI और HO की वैल्यू आपने 3 ली थी, इधर यहाँ पर -3 लेनी है और ये ऊपर उल्ट होगा तो 1/3 बन जाएगी। तो देख लेते हैं जी, ये आपने अगेन पावर को मैंने इसलिए सॉल्व किया, आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ऊपर एक दफ़ा लिख चुके होंगे। मैंने दोबारा से ये पावर फिर फाइंड पावर के थ्रू फोकल लेंथ फाइंड किया जो कि 10 सेंटीमीटर है। आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, आपको ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाया भी हुआ है, आपको पता होगा शायद। चलें बता देता हूँ, P = 1/f और f को और p को आपस में रिप्लेस करेंगे तो f इक्वल आ जाएगा 1/p के। फिर f = 1/p की वैल्यू 10 है, 0.1 और मीटर है, तो इसको आप सेंटीमीटर में लेके जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। फोकल लेंथ फाइंड होगी, फिर आप डिस्टेंस ऑफ इमेज फाइंड करते हैं, फिर वो फार्मूला लगाते हैं। तो ये देखें, ये आपके पास h/hi वैसे 3 था, क्योंकि यहाँ पे HI हमारे पास ऊपर होता है, इधर नीचे है, तो इसलिए हम उसको उल्ट करते हैं तो 1/3 बन जाता है, तो साथ माइनस भी लगाना है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये di = माइनस को इधर ले आए -3do, और आप अब फार्मूला यूज़ कर लें। तो देखें दो चीज़ें हम फाइंड करके फिर फार्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या किया 1/do प्लस
वन डी आई की जगह आपने पहले लिखा -3DO, फिर आप माइनस को प्लस की जगह लेके गए, ये माइनस बीच में आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये 3 - 1। तो बच्चों स्पीड इसलिए लगा रहा हूँ, उम्मीद है आपको समझ आई होगी, वीडियो लेंथी ना हो ताकि आपको जल्दी जल्दी समझ आ जाए। तो ये 2/3DO आ जाएगा। यहाँ पर आपने अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और ये DO की वैल्यू आपको चाहिए तो 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 2 और F की वैल्यू के पास 10 है, डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो ये आपके पास 10 × 2 20/3 करेंगे तो ये 6.67 सेंटीमीटर। बच्चों ये स्पीड लास्ट में मैंने लगाई है थोड़ी सी क्योंकि आपको ये चीज़ सारी एज इट इज़ समझ आई हुई थी, तो मैंने कहा जी चलो थोड़ी वीडियो लेंथी ना हो क्योंकि फिर आप परेशान हो जाते हैं इतनी बड़ी वीडियो देख के। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। तो ये आपके सारे प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको स्टार्ट में भी प्रोवाइड कर दी थी कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं। तो इंशाल्लाह जी बच्चों अब इनके हम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी अपलोड करेंगे, एक ऐसा स्टैंडर्ड आंसर बनाकर जो कि आपके बोर्ड पेपर में लिखें तो आपको पूरे मार्क्स मिलें। ठीक है, तो बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।